का गुफा में घर, रसोई, बिस्तर। सारा सामान तो ले लिया है ना, कुछ छूटा तो नहीं बस में। कुछ होगा तो छूटेगा ना, न जाने किस जगह लाकर पटक दिया हम लोगों को। इतने पैसे खर्च करे, सारी जमा पूंजी लगा दी, और क्या आया हमारे हिस्से में? इस छोटे से गांव का छोटा सा घर। अरे भाग्यवान, हमें बस घर मिल गया ना, भगवान का शुक्रिया अदा करो। वरना जितने पैसे मेरे बड़े भाई ने केस लड़ने और वकीलों को खिलाई ना, मुझे तो लग रहा था कि उस शहर के घर के साथ साथ वो गांव वाला घर भी हड़प लेगा। रखा क्या है इस गांव में? लोग गांव से शहर जाते और हम शहर से गांव आ गए। अरे माँ, आप छोड़ो ना, जो होना था सो हो गया। शहर में महीने का 3 से 4 हजार किराया देना पड़ता था, लेकिन अब गांव में हमारा खुद का घर है, तो बच गए ना हमारे किराए के पैसे। जी माँ जी, अब वही किराए के पैसे हम बचा लेंगे तो कितने काम आएंगे हमारे। अब हम लोगों को घर की तरफ चलना चाहिए, मौसम भी खराब सा हो रहा है, कहीं बारिश ना आ जाए। पूरा परिवार सामान उठाता है और बस स्टैंड से चलते हुए सीधे गांव में बने अपने छोटे से पुराने घर में जाता है। पूरे घर में चारों तरफ ढेर सारी धूल मिट्टी, मकड़ी के जाले थे, जिसे देखकर कौशल्या, हाय हाय, क्या हालत हो रखी है इस घर की, चारों तरफ धूल मिट्टी। बेफालतू में हम लोगों ने इतने पैसे लगाए, सोचा था सारी जवानी तो किराए के घर में निकल गई, बुढ़ापा तो सुकून से अपने घर में निकलेगा, लेकिन लगता है भगवान ने नसीब में सुकून लिखा ही नहीं। माँ जी, आप क्यों परेशान हो रही हैं? आपकी 2 बहुएं हैं, आप सभी लोग आंगन में जाकर बैठ जाइए, हम थोड़ी देर में पूरे घर की अच्छे से सफाई कर देंगे। सभी लोग आंगन में आकर बैठ जाते हैं। तो वहीं माला, साक्षी और उनकी नंद मेघा तीनों मिलकर सारे मकड़ी के जाले हटाकर धूल मिट्टी साफ करके पूरे घर की अच्छे से धुलाई कर देते हैं। और घर के कोने में बने एक छोटे से मिट्टी के चूल्हे पर दोनों बहुएं अपने साथ लाए राशन से दाल चावल बनाती हैं और पूरा परिवार हाथ मुंह धोकर चटाई बिछाकर खाना खाने के लिए बैठ जाता है। तुम दोनों ने काम का क्या सोचा है? यहाँ आने से पहले तो तुमने अपनी वो फैक्ट्री वाली नौकरी छोड़ दी। बाबा, वो फैक्ट्री शहर में है और यहाँ से शहर कितना दूर है, रोज का आना जाना तो हम नहीं कर सकते। इसलिए हम सोच रहे हैं कि शहर में कोई अच्छी खासी नौकरी देखेंगे और रात में फैक्ट्री में ही रुक जाएंगे। हफ्ते में एक बार आकर आपको पैसे दे देंगे। जो करना है करो, लेकिन भूलना मत, साक्षी बहू पेट से कुछ महीनों में उसकी डिलीवरी होने वाली है, उसके लिए भी काफी पैसे लगेंगे। खाना खाने के बाद सभी थोड़ी देर में आंगन में बैठते हैं और अब दोनों बहू मिलकर सभी का बिस्तर लगा देती हैं। रात के तकरीबन 2 बज रहे होते हैं। पूरा परिवार अपने अपने कमरे में गहरी नींद में सो रहा था कि तभी बाहर जोरों से हवाएं चलने लगती हैं और देखते ही देखते तेज बारिश शुरू हो जाती है, जिससे इस परिवार की घर की छत जगह जगह से टपकने लगती है। अरे ये मेरे पैर पर पानी कौन डाल रहा है बार बार? कौशल्या जैसे ही अपनी आंख खोलती है तो देखती है कि जगह जगह से पानी टपक रहा है। ये भगवान, सब कुंभकर्ण बनकर सोए पड़े हैं। अरे उठो सब, जल्दी से देखो क्या हो रहा है। कौशल्या हॉल में सो रहे बेटी और पति को उठाने के बाद दोनों बहू बेटों के कमरे पर हाथ से मार मार कर सभी को उठाती है और जब सब छत टपकता देखते हैं तो जल्दी से बिस्तर उठाकर साइड में रख देते हैं। तो वहीं अब कोई हाथ में बाल्टी तो कोई पतीला पकड़कर टपकती छत के नीचे खड़ा होता है। देखने से तो छत बिल्कुल सही लग रही थी, लगता है सालों से किसी ने इसकी मरम्मत नहीं करवाई। जेठी को पता था कि ये घर पुराना है, छत टपकती है, रहने लायक बिल्कुल नहीं है, इसीलिए तो उन्होंने वो शहर वाला मकान हड़प लिया और हमारी किस्मत में ये टूटा फूटा घर दे दिया। तुम हर बात का बतंगड़ बनाना बंद कर दो। छत ही टपक रही है, उड़ी नहीं है हवा में। कुछ देर में बारिश रुक जाती है और माला अच्छे से घर में पोछा लगाकर दोबारा सबका बिस्तर लगा देती है। अगले दिन होते ही दोनों भाई काम के लिए शहर की तरफ निकल पड़ते हैं। तो वहीं दोपहर होते होते फिर से एक बार जोरों की बारिश शुरू होती है और इस बार छत टपकने के साथ साथ घर में भी बाहर से पानी आने लगता है। मम्मी, मम्मी, क्या हुआ? रो क्यों रही हो तुम? उस तरफ मेढक है, इस गंदे पानी के साथ घर में मेढक भी आ गया। घर में पानी आने के साथ साथ बाहर से छोटे मोटे कीड़े मकोड़े भी पानी के साथ आने लगे थे। अब सभी घर वाले जल्दी जल्दी घर से पानी बाहर निकालने में लग जाते हैं। तो वहीं महेश बाहर आकर नाली पर जमा कचरा हटा देता है, जिससे अब धीरे धीरे पानी अपने आप घर से बाहर निकलने लगता है और आखिर में सभी मिलकर एक साथ अच्छे से घर को सुखाते हैं और बैठ जाते हैं। घर तो सूख गया, लेकिन अब बिस्तर का क्या करें? ये तो गीले हो चुके हैं। ऊपर से सूर्य देवता का भी निकलने का कोई मन नहीं। आसमान में बादल कैसे घिर कर आ गए, और तो और चूल्हा जलाने के लिए लकड़ियां भी नहीं बची। आज क्या भूखा रहना पड़ेगा? माँ जी, आप बच्चों का ख्याल रखिएगा, मैं और माला जाकर कहीं से लकड़ियाँ देखते हैं। गांव है तो कहीं ना कहीं लकड़ी की दुकान तो होगी ही। दोनों देवरानी जिठानी चूल्हा जलाने के लिए लकड़ी की दुकान ढूंढने के लिए निकल जाती हैं। काफी देर घूमने पर भी उन्हें कहीं पर भी लकड़ी की दुकान नहीं दिखती। तभी सामने से एक बूढ़ी अम्मा को आता देख, अरे अम्मा, यहाँ कोई लकड़ी की दुकान है क्या?
नहीं बिटिया, यहाँ तो कोई दुकान नहीं है। ऐसे तुम दोनों कौन हो? पहली बार देख रही हूँ तुम्हें इस गांव में। हम कल ही अपने परिवार के साथ यहाँ आए हैं। वो बारिश की वजह से घर में पानी आ गया था और सारी सूखी लकड़ियाँ गीली हो गई। खाना बनाने के लिए थोड़ी बहुत भी सूखी लकड़ियाँ नहीं बची, इसीलिए हम लकड़ी की दुकान ढूंढ रहे थे। ये गांव में तो अब ज्यादातर लोगों ने गैस वाला चूल्हा ले लिया है और जो मिट्टी के चूल्हे पर खाना बनाते हैं वो तो यहीं पीछे एक जंगल है, वहां से लकड़ियां ले आते हैं। तुम दोनों भी वहीं से ले आओ, लेकिन थोड़ा आराम से। सुना है जंगल में काफी जंगली जानवर हैं। अम्मा की बात सुनकर साक्षी माला अब दोनों लकड़ियां लेने के लिए जंगल में आती हैं। काफी ढूंढने पर उन्हें थोड़ी बहुत सूखी लकड़ियां मिल जाती हैं, जिन्हें वो उठा लेती हैं। बारिश की वजह से बहुत कम सूखी लकड़ियां मिली हैं। हमें कल आकर पहले से ही लकड़ियां इकट्ठा करके रख लेंगे। दोनों बहुएं घर आकर खाना बनाने लगती हैं, तो वहीं दोनों के पति शहर में काम ढूंढकर रात तक घर आ जाते हैं। खाना भी बन गया था तो सभी हाथ मुंह धोकर चटाई बिछाकर खाना खाते हैं। तुम दोनों की नौकरी लग गई है तो छत की मरम्मत करवा दो। दोपहर में फिर से छत टपक रही थी। अभी तो नौकरी लगी है, तनख्वाह थोड़ी ना मिली है, वो तो 1 महीने के बाद ही जाकर मिलेगी ना। इस तरह अब कुछ समय गुजर जाता है। पूरा परिवार इस छोटे से घर में जैसे तैसे करके अपने दिन गुजार रहा था, लेकिन जब जब बारिश होती तो टपकती छत और घर में बार बार आ रहा पानी इनकी नाक में दम कर देता। सास और बच्चे पलंग पर बैठे थे, वहीं दोनों बहुएं और नंद पानी बाहर निकाल रहे थे। हफ्ता भर हो गया है बिस्तर को सूखे हुए। पता है ठंडी जमीन पर सो सोकर मेरी कमर में कितना दर्द होता है। ऊपर से पूरा दिन तो बस इस टपकती छत के नीचे से बर्तन बाल्टी रखने और हटाने में ही जाता रहता है। अरे बिस्तर छोड़ो, जरा पहले रसोई की हालत देखो। बार बार पानी रसोई में आता रहता है। दिन में 10 बार तो रसोई साफ करती हूँ मैं, और ये चूल्हा भी साइड से गीला हो गया है। पता नहीं कब टूट जाए। एक बार फिर से चूल्हा जलाने के लिए लकड़ियां खत्म हो जाती हैं, जिसे देखकर माला जंगल में एक बार फिर लकड़ी लेने के लिए जाती है कि तभी माला को जंगल में एक जंगली सांड दिखता है जो दूर खड़े बस उसे ही घूर रहा था। हे भगवान, इतना बड़ा जंगली सांड, अगर इसने मुझे एक टक्कर मार दी तो मैं सीधा स्वर्ग में लैंड करूंगी। माला धीरे धीरे पीछे की तरफ बढ़ती है और एकदम से भागने लगती है और उसके पीछे पीछे सांड भी आने लगता है। भागते भागते माला जंगल में बनी एक गुफा में जाकर छुप जाती। अच्छा हुआ वो सांड मेरे पीछे नहीं आया, लेकिन गुफा के अंदर शेर हुआ तो फिर तो वही बात हो जाएगी, आसमान से गिरी खजूर पर अटकी। माला बाहर झांक कर देखती है और सांड के न दिखने पर लकड़ियां उठाकर वापस घर की तरफ आ जाती है। अभी 2 से 3 दिन हुए थे, लेकिन बारिश होने की वजह से घर में दोबारा से पानी घुस आया था और सारी लकड़ियां भीग गई थी। ये देख फिर से दोनों जंगल आती हैं। लकड़ी इकट्ठा करते हुए जोरों की बारिश शुरू हो जाती है, जिसे देख माला साक्षी बारिश से बचने के लिए उसी गुफा में आ जाती है। तुमने तो कहा था कि यहाँ शेर चीता हो सकता है, लेकिन ये गुफा तो खाली है। आसपास कहीं हड्डियां भी नजर नहीं आ रही। लगता है सालों पहले यहाँ आदिवासी रहा करते थे। यहाँ कितनी गंदी बदबू आ रही है। जरूर अंदर ढेर सारे कीड़े मकोड़े होंगे। तुम तो पेट से हो, तुम्हारा जी नहीं घबरा रहा क्या? बारिश के रुकने के बाद अब दोनों देवरानी जेठानी वापस घर आ जाती हैं। तकरीबन 2 दिन हो चुके थे, लेकिन बारिश के रुकने का कोई नामो निशान नहीं था। लगातार बारिश की वजह से दोनों भाई अपने काम पर भी नहीं जा पा रहे थे। दोनों भाई अपने परिवार के साथ साथ एक बर्तन लेकर घर में भरे पानी को निकाल रहे थे। पता नहीं बारिश कब रुकेगी। इस बारिश की वजह से हम दोनों काम पर भी नहीं जा पा रहे हैं। सोचा था कि जो तनख्वाह मिलेगी उसे घर की मरम्मत करवा देंगे, लेकिन या तो घर से बाहर निकलना ही मुश्किल हो गया है। कई जगह से छत टपकने लगी थी तो वहीं घर के अंदर भी बार बार पानी आ रहा था, जिससे रसोई का सारा सामान पानी में तैर रहा था। मिट्टी का चूल्हा भीग कर टूट गया था, तो वहीं बिस्तर पर और घर का सारा सामान भी गीला हो गया था। लेकिन शायद अभी इस गरीब परिवार की किस्मत में और दुख लिखे थे। बारिश के साथ साथ अब ऐसी आंधी आई कि इस गरीब परिवार की छत ही उड़ जाती है। हे भगवान, ये क्या हो गया? कहा था मैंने कि हमें यहाँ नहीं रहना चाहिए। उस दिन तो कह रहे थे कौन सी छत उड़ी है। देखो अब तो छत भी उड़ गई। पूरा परिवार बारिश में भीगने लगता है कि तभी पड़ोस में रहने वाली कलावती पूरे परिवार को इस तरह देखकर उन्हें अपने घर में एक रात के लिए रहने का आसरा देती है। ये लीजिए, आप लोगों का बिस्तर, आराम से सो जाइएगा। आज रात के लिए तो मैंने आपको अपने घर में आसरा दे दिया, लेकिन आप तो जानते कि मेरा परिवार भी कितना बड़ा है और घर कितना छोटा है। सुबह होने के बाद आप आसपास कहीं घर ढूंढ लीजिएगा। हमारे दुख में आपने हमें सहारा दिया, यही बहुत है। कलावती जी, हम आप पर और बोझ नहीं बनेंगे। सुबह होने के साथ साथ अब बारिश भी रुक गई थी, जिसे देख दोनों बहुएं और उनके पति जाकर उस बिखरे टूटे फूटे घर में से थोड़ा बहुत अपनी जरूरत का सही सलामत बचा सामान उठाकर इकट्ठा कर लेते हैं। क्या जिंदगी हो गई है हमारी, बिल्कुल बंजारों की तरह। एक दिन यहाँ तो एक दिन वहाँ। हमसे अच्छे तो पुराने जमाने के आदिवासी ही थे। कम से कम एक जगह गुफा में रहकर तो सुकून से अपनी जिंदगी जीते थे।
भाग्यवान, सब ठीक होगा, परेशान मत हो। भगवान जिंदगी में हर दिन दिखाता है। माँ जी 1 मिनट, क्या कहा आपने? गुफा? जंगल में एक गुफा है, हम लोग वहाँ चलते हैं ना। उस जंगल वाली गुफा में? साक्षी, वहाँ जंगली जानवर हो सकते हैं। एक बार हम सब जंगल में गए ना तो वापस नहीं आएंगे। तुम लोग किस गुफा की बात कर रही हो? जब हम लकड़ियाँ लेने के लिए जंगल में जाते थे ना, तो वहाँ हमें गुफा मिली थी। ज्यादा बड़ी तो नहीं, लेकिन हम सब वहाँ आराम से रह सकते हैं। अब हमारे पास इतने पैसे तो नहीं है कि हम सब शहर जाएं या यहीं आसपास किराए का मकान लें, लेकिन जब तक पैसे आएंगे तब तक हम वहाँ गुजारा कर सकते हैं। साक्षी अब सभी को उस जंगल वाली गुफा में लेकर जाती है। सब गुफा को इधर उधर सिर घुमाकर देखते हैं। अब तो जानवरों जैसी जिंदगी हो गई है हमारी। कम से कम पहले सर पर छत तो थी, लेकिन अब क्या? अब हमें इस गुफा में रहना होगा। तो और कहाँ रहेंगे? इतने पैसे भी तो नहीं हैं, कहीं की किराए पर घर ले लें। जो थोड़े बहुत बचे हैं उससे हमें अपना गुजारा चलाना है। लेकिन भाभी, यहाँ कितनी गंदगी है, और तो और अंधेरा भी कितना है, अंदर का तो कुछ दिख ही नहीं रहा। हम यहाँ कैसे रहेंगे? यहाँ ढेर सारी लकड़ियाँ हैं, कुछ बड़ी बड़ी लकड़ियाँ चुनकर उन पर कपड़ा बांधकर मशाल की तरह उन्हें जलाकर रख देंगे। और रही साफ सफाई, तो वो तो हमें करनी ही पड़ेगी। अब घर के सभी मर्द बड़ी मोटी लकड़ी लेकर उन पर कपड़ा बांधकर मशाल की तरह उन्हें टांग देते हैं। तो वहीं दूसरी तरफ माला जाले साफ करती है, तो मेघा झाड़ू मारती है और साक्षी सबके साथ मिलकर कूड़ा बाहर इकट्ठा करती है। ऐसा लग रहा है कि सालों से यहाँ मकड़ियों ने अपना घर बना रखा है। कितने जाले हैं, जैसे साफ कर रही हूं उतने निकल रहे हैं। 3 से 4 घंटे लगातार गुफा की अच्छे से साफ सफाई करके अब दोनों बहुएं आसपास से बड़े बड़े पत्थर लाकर उनके बीच छोटी छोटी लकड़ियों को जलाकर रख देती हैं, जिस पर वो अब आराम से खाना बनाती हैं। वहीं कोई जंगली जानवर अंदर न आए उसके लिए उन्होंने लकड़ी का एक गेट बनाया था, जिसे वो लगा देते हैं। और अब पूरा परिवार खाना खाकर उस गुफा की ऊबड़ खाबड़ जमीन पर बिना बिस्तर के जैसे तैसे करके सो जाता है। लेकिन अगले दिन सभी की कमर की अच्छी खासी बैंड बजी होती है। सभी उठकर बैठ जाते हैं। अरे, कल रात को ऐसा लगा है कि जैसे नंगे बदन कंकड़ पत्थर पर सो रहा हूँ। सारा शरीर अभी तक दुख रहा है। करवट लेते हुए इस गुफा का एक पत्थर ऐसे मेरी कमर में चुभा, देखा कैसे कमर सूजी पड़ी है। ऐसी हालत में तो मैं इस तरह बिना बिस्तर के नहीं सो सकती। मेरे और मेरे होने वाले बच्चे दोनों के लिए ये सही नहीं है। ऊबड़ खाबड़ जमीन पर सोना पूरे परिवार के लिए काफी ज्यादा मुश्किल था, जिसे देख माला अब अपना थोड़ा दिमाग लगाती है। वो गुफा के अंदर ही पड़े बड़े बड़े पत्थरों को अपने पति और ससुर के साथ मिलकर इकट्ठा करके उन्हें एक बिस्तर के आकार में ले आती है। अरे बहू, तुम क्यों हमसे इतनी मजदूरी करवा रही हो? आखिर तुम्हें करना क्या है? पापा जी, इन पत्थरों को हम इकट्ठा करके बिस्तर के आकार में ले आते हैं और फिर उनके ऊपर एक लकड़ी का फट्टा बिछा देंगे और उसके ऊपर बहुत सारे पत्ते की मोटी परत बिछा लेंगे। सारे पत्थर इकट्ठा करने के बाद अब दोनों भाई मिलकर जंगल की लकड़ी से एक बड़ा सा चौड़ेदार फट्टा बनाते हैं, जिसे वो पत्थर पर बिछा देते हैं। और अब दोनों बहुएं उस पर इकट्ठा की गई पत्तियां बिछा देती हैं, जिस पर लेटने से उन्हें बिल्कुल गद्दे जैसा ही महसूस होता है। ये तो बिल्कुल बेड जैसा लग रहा है। अब तो मैं इसी पर ही सोऊंगा, बिल्कुल भी चुभन नहीं हो रही है। पूरा परिवार आराम से उन पत्थरों से बने बिस्तर पर रात गुजारता है। लेकिन जंगल में रहकर गुफा में रात गुजारना इतना भी आसान नहीं था। हर थोड़ी थोड़ी देर में बार बार अलग अलग जंगली जानवर की आवाज से पूरा परिवार सहमा हुआ बैठा था। अभी थोड़ी देर पहले लोमड़ी की चिल्लाने की आवाज आ रही थी और अब मुझे शेर की गुर्राने की आवाज आ रही है। ऐसा लग रहा है जैसे सारे जंगली जानवर हमें खाने के लिए गुफा की तरफ बढ़ रहे हैं। मुझे बहुत डर लग रहा है, मुझे यहाँ नहीं रहना। अरे मेघा, बस करो, खुद तो डर ही रही हो और बच्चों को भी डरा रही हो। हमने मशाल जलाकर गुफा के बाहर रख दिए, कोई जंगली जानवर गुफा के अंदर नहीं आ पाएगा। जैसे तैसे कर सभी ऊपर वाले का नाम जपते हुए सोते हैं। अगले दिन होते ही तेज बारिश शुरू हो जाती है, जिससे अब बारिश का पानी थोड़ा बहुत गुफा में आने लगता है, जिसे वो बाहर निकालते हैं। यहाँ तो गुफा के अंदर भी पानी आने लगा है। पता है, कल दोपहर से मैंने मिट्टी का चूल्हा बना रखा है, लेकिन अभी तक सूखने का नाम नहीं लिया। अगर गुफा के बाहर बनाऊंगी तो डर की वजह से खाना नहीं बना पाऊंगी। क्या करूं मैं? चूल्हा हम बाहर बना ही नहीं सकते और अंदर सूखेगा नहीं। तो एक काम करते हैं, अब हम पत्थर की रसोई और चूल्हा बना लेते हैं ना उनके गीले होने का डर है, ना बार बार सुखाने की झंझट। हाँ, वैसे भी पहले के समय में आदिवासी लोग गुफा में रहकर पत्थरों पर ही तो अपना खाना भूनते थे। माला अब सपाट पत्थर ढूंढती है और उनके नीचे लकड़ी जला देती है, जिससे वो अब आराम से पत्थरों पर खाना बना रही थी। तो वहीं उन पत्थरों की मदद से अब दोनों बहुएं आराम से मसाला पीसने से लेकर कूटने का काम भी कर लेती थी।
कुछ पत्थर पर तो वो आराम से सब्जियां काटती हैं और कुछ सपाट पत्थरों पर खाना भी खा लेती हैं। ऐसे ही कुछ समय और गुजर जाता है। कौशल्या गुफा के बाहर आकर बैठी होती है कि तभी कौशल्या के पैरों पर अचानक एक सांप का बच्चा आकर लिपट जाता है। कौशल्या की चिल्लाने की आवाज सुनकर सभी लोग भागे भागे बाहर आते हैं। खड़े खड़े क्या देख रहे हो, हटाओ इस सांप को, मुझे डसकर ही मानेगा। माँ जी बिल्कुल भी हिलना मत, जरा भी हिलेंगी तो आपको काट लेगा। यहाँ मेरी मौत मेरे सर पर है और तू मुझे हिलने से मना कर रही है। नाग देवता, दूध चढ़ाऊंगी आपको, बस मुझे मत मारो। वो सांप का बच्चा कौशल्या के पैर पर ही लिपटा रहता है और फिर बाद में अपने आप चला जाता है, जिससे कौशल्या और बाकी घर वालों की जान में जान आती है। तो वहीं गुफा में रहने की वजह से आए दिन कभी मच्छर तो कभी छोटे मोटे कीड़े मकोड़े बच्चों को काट लेते थे। ऐसे ही सब पत्थर पर खाना खा रहे थे, तभी अंकुर को एक कीड़ा काट लेता है। आज फिर से किसी कीड़े ने मुझे काट लिया, बहुत दर्द हो रहा है। तुम दोनों भाई तो हफ्ते हफ्ते भर शहर में जाकर आराम से फैक्ट्री में रह लेते हो, लेकिन कम से कम हमारा ही सोच लो। अगर किसी जंगली छोटे मकोड़े ने इन बच्चों को काट लिया तो क्या होगा फिर? हम शहर में जाकर कोई आलीशान घर में थोड़े ना रह रहे हैं, फैक्ट्री में रह रहे हैं। और इस वक्त तो शहर के घरों के किराए के दाम भी काफी बढ़े हुए हैं। हम लगे हैं कोशिश में, बस कुछ वक्त की और बात है। जंगल की उस गुफा में पूरा परिवार घर, रसोई, बिस्तर सभी चीजों का जुगाड़ करके रह रहा था। लेकिन बीते दिनों के साथ साथ उनकी परेशानियां भी बढ़ती जा रही थी। ये गुफा के अंदर से इतनी गंदी बदबू कैसे आ रही है? मेरा तो उल्टी करने का जी हो रहा है। देखिए ना, बदबू से चक्कर भी आ रहे हैं। कौशल्या जब थोड़ा गुफा में इधर उधर देखती है तो उसे गुफा के कोने में घूस मरा पड़ा हुआ दिखता है। हे भगवान, ये घूस कब आ गया और ये मरा कैसे? इसी की वजह से पूरी गुफा में कितनी गंदी बदबू हो रही है। अब कैसे इसे उठाकर फेंकूं? जंगली जानवरों की आवाज की वजह से हम लोग सो नहीं पाते। दिन भर कीड़े मकोड़े परेशान करते हैं और ये बारिश भी कम नहीं हो रही। ऐसे दिन दिखाने से अच्छा है कि भगवान हमें बुला ही लेते। सास जैसे तैसे नाक पर कपड़ा बांध कर उस मरे हुए घूस को गुफा से दूर लेकर आती है। लेकिन आए दिन कभी बिच्छू, कभी कोई कीड़े मकोड़े, तो कभी कभी तो नेवले का बच्चा ही गुफा में आ जाता है। मजबूरन पूरे परिवार को ये देखकर भी उसी गुफा में रहना पड़ता है। तो वहीं दूसरी तरफ शहर में आज फैक्ट्री का काम खत्म करके दोनों भाई अपने दोस्त अशोक से मिलते हैं। अशोक, जो काम बोला था वो हुआ? पता चला कुछ? अरे सब पता चल गया है मुझे। तेरे ताऊ जी ने वकील को भर भर के पैसे खिलाए थे, इसलिए तो तुम ये केस हार गए। लेकिन तुम लोग फिक्र मत करो, मैंने जो डिटेक्टिव लगाया था उसने सारे सबूत इकट्ठा कर लिए हैं। अब तो वो घर तुम्हारा ही है, समझ लो। अशोक मेरे दोस्त, मैं तेरा ये एहसान कभी नहीं भूल पाऊंगा। तूने जितने भी पैसे खर्च करे हैं ना, मैं धीरे धीरे करके सब चुका दूंगा। गांव आने से पहले ही अनुज और मोहित ने अशोक के इस काम पर लगा दिया था और एक बार फिर से कोर्ट में केस रीओपन होता है और इस बार शहर के घर इन दोनों भाइयों के हिस्से में आ जाता है। दोनों भाई काफी ज्यादा खुश होते हैं और जब ये खबर लेकर वो गुफा में रह रहे अपने परिवार के पास जाते हैं तो मैं जानती थी कि एक न एक दिन भगवान मेरी जरूर सुनेगा। अगर उसने हमें इतने दुख दिखाए तो वो हमें खुशी भी देगा। तो अब देर किस बात की, चलो जल्दी से सब सामान बांधते हैं। अब मैं इस जंगली गुफा में और नहीं रह सकती। ये हम वापस शहर जाएंगे मम्मी, वहाँ तो मच्छर भी नहीं होंगे जो हमें बार बार काटेंगे। पिंकी की बात सुनकर सभी लोग हंसने लगते हैं और अब वो जल्दी से अपना सामान बांधकर शहर जाने वाली बस में बैठ जाते हैं। कुछ घंटे में वो शहर पहुंचते हैं और जब वो सब अपने शहर वाले घर में आते हैं तो सबकी आंखें खुशी के मारे नम हो जाती हैं। जो सुकून इन चार दीवारी में है वो उस गुफा में कहाँ था। बारिश में सर छुपाने के लिए वो जगह ठीक थी, लेकिन हर दिन डर डर के दिन हमें गुजारना पड़ता था। जो बीता उसे याद करने का क्या फायदा? अब हमारे पास घर है,